स्वागत है बच्चों आपका स्टडी विथ अजय सर के फिजिक्स क्लास में। आज आपको पढ़ाएंगे विद्युत द्विध्रुव कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का कैसे निगमन करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। क्या है, मान लेते हैं कोई ए बी वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है बेटा, जिसके एक बिंदु पर क्या रखा हुआ है, माइनस क्यू आवेश, और दूसरे बिंदु पर क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। एक बिंदु पर माइनस क्यू आवेश और दूसरे बिंदु पर प्लस क्यू आवेश। दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर होते हैं, 2L दूरी पर होते हैं। इन आवेशों, इन वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु बेटा क्या है, हमारा O है। अब देखिए क्या करते हैं, O से हम लोग, कहां से, O से R दूरी पर कोई अन्य बिंदु एक मान लेते हैं P। कौन सा बिंदु मान लेते हैं, O से R दूरी पर बेटा, कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु हम क्या मानते हैं, P मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा, P। इसी P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो उसके लिए क्या मानेंगे, P एक यहां पर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P, वो क्या है हमारा बेटा, वेक्टर राशि है, यानी कि सदिश राशि है। इसलिए इसको हम दो घटकों में वियोजित करेंगे। कितने घटकों में, दो घटकों में वियोजित करेंगे। कौन सा, एक अक्ष के अनुदिश और दूसरा एक अक्ष के लंबवत, यानी कि हम इसको दो घटकों में वियोजित करने पर तो एक घटक क्या होगा, अक्ष के अनुदिश, और दूसरा घटक कौन सा होगा, अक्ष के लंबवत। तो सबसे पहले देखें, एक OP के अनुदिश यानी बिंदु P को, यहां पर देखेंगे बिंदु P को दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह वेक्टर सदिश है। ठीक है, तो सबसे पहले एक OP के अनुदिश, सबसे पहले एक P को हम क्या कर सकते हैं बेटा, बिंदु P को दो घटकों में वियोजित करने पर, इधर नहीं बेटा, इधर फिगर बनाना है, दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। पहला क्या होगा, OP के, जो कि R दूरी पर है, OP के अनुदिश घटक, और दूसरा क्या है, दूसरा घटक होगा OP के लंबवत घटक, OP के लंबवत घटक। ठीक है, अब देखते हैं बेटा इसमें एक OP के अनुदिश घटक और एक OP के लंबवत घटक। तो जो OP के अनुदिश घटक होगा उसको हम cos थीटा से लिखेंगे, यानी, और जो लंबवत होगा उसको हम यहाँ साइन थीटा के रूप में लिखें, क्योंकि हमने 11वीं की कक्षा में पढ़ रखा है। तो आइए देखते हैं, पहला घटक जो OP के क्या है बेटा, अनुदिश है, वह घटक क्या होगा, वह घटक P cos थीटा होगा, जो कि किस स्थिति में है बेटा, अक्षीय स्थिति को प्रदर्शित करता है। किस स्थिति को प्रदर्शित करता है, यानी कि हम यहाँ दो घटकों में वियोजित करें, एक OP को और एक दूसरा उसके अनुदिश घटक को। तो यहाँ पर देखिए दो घटक वियोजित हो गए, ये है बेटा वियोजन इनका, ये। ठीक, एक क्या होगा, P cos थीटा और दूसरा क्या हो जाएगा, P sin थीटा, ये है। ठीक, आप जानते हैं ये P cos थीटा और एक P sin थीटा। ओके बेटा, अब यहां पर देखिए जो OP के अनुदिश है वह घटक क्या होगा, P cos थीटा, जो कि किस फॉर्म में है, OP के अनुदिश P cos थीटा, जो किस रूप में है, अक्षीय स्थिति को। देखिए एक रेखा पर है ना, वो किसको प्रदर्शित करता है, अक्षीय स्थिति को, जो कि अक्षीय स्थिति को क्या कर रहा है, स्थिति को प्रदर्शित करता है।
करता है। ठीक बेटा। और दूसरा घटक आपने क्या निकाला है, ओपी के लंबवत घटक, यानी कि ये वाला। ठीक, ये वाला। ठीक, तो जो ओपी के लंबवत घटक है, जो ओपी के लंबवत घटक है वह किसको प्रदर्शित कर गया, वह घटक क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा के रूप में निरूपित होगा। किसके रूप में बेटा होगा, पी साइन थीटा के रूप में निरूपित होगा। अब देखिए यहां पर पी साइन थीटा के रूप में निरूपित होगा, तो वह घटक होगा कैसा, निरक्षीय स्थिति में होगा, है ना, जो कि किस स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में है, अब आगे देखिए क्या करते हैं। अब हमें दो मालूम हो गए, एक ठीक है अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय। जो अक्षीय स्थिति को प्रदर्शित करता है उसकी तीव्रता, उसकी तीव्रता, तो इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, E1। ठीक है, यहां पर वियोजित कर लेते हैं एक ओपी के अनुदिश घटक और एक लंबवत घटक। इसका कौन सा घटक बेटा, लंबवत, यहां भी बना लेते हैं। ठीक, एक ओपी के अनुदिश, एक, तो ये हो जाएगा इसकी तीव्रता E1 और इसकी E2। समझ में आई बात। अब देखिए जो ओपी के अनुदिश है उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, E1। E1 यानी अक्षीय स्थिति की तीव्रता। अक्षीय स्थिति की तीव्रता क्या थी बेटा, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। निर्वात या वायु में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ थी, लेकिन यहां p की जगह पर क्या हो जाएगा, p cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, p cos थीटा। दूसरा देखिए, जो ओपी के लंबवत है और वो किस स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है, निरक्षीय स्थिति को, तो लंबवत घटक निरक्षीय स्थिति, तो निरक्षीय स्थिति की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2। E2 बराबर क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ था, r³ था, लेकिन यहां पर घटक है इसलिए p साइन थीटा हो जाएगा, p साइन थीटा। अब यहां पर देखिए एक तीव्रता ये निकली अनुदिश और दूसरी लंबवत, तो एक अनुदिश है और दूसरी लंबवत है। इस स्थिति में p पर कुल तीव्रता, किस पर बेटा, इस स्थिति में p पर कुल तीव्रता, कुल तीव्रता, p पर कुल तीव्रता कितनी हुई, देखिए यहां पर एक लंबवत है और एक अक्ष के अनुरूप है, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, समांतर चतुर्भुज के नियम लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे बेटा, यानी इसकी तीव्रता इसके मध्य बिंदु से होकर जाएगी, एक ये और इसके क्या हो जाएगी, मध्य बिंदु से होकर जाएगी, जो कि इसकी क्या कहलाएगी, परिणामी तीव्रता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता कहां से निकालेंगे, इन घटकों के मध्य बिंदु को जो वियोजित कर रहा है ना, तो ये परिणामी तीव्रता निकला आई E। क्या निकल के आई, E। तो P पर कुल तीव्रता किसके नियम से, समांतर चतुर्भुज के नियम से। किसके नियम से, समांतर चतुर्भुज के नियम से। ठीक है, P पर कुल तीव्रता समांतर चतुर्भुज के नियम से क्या होती है, E बराबर, फार्मूला देखते हैं क्या होता है समांतर चतुर्भुज का नियम का, हाँ अंडर रूट, वेरी गुड, अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और काश, यहां पर देखिए थीटा की जगह पर हम 90 डिग्री लेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर थीटा की जगह पर 90 इसलिए है कि E1 और E2 के बीच क्या चीज, E1 और E2 के बीच क्या है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक बेटा, कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है बेटा, 0 होती है, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री क्या होता है, 0। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, इसलिए पूरा व्यंजक हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये वाला पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसका मान क्या निकलेगा, E1 और E2 का मान हम यहां से रख देंगे, यानी कि समीकरण इसको 1 बनाएंगे और इसको समीकरण
2 बनाएंगे। तो समीकरण यहां पर लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट E1 का मान क्या है बेटा 1/4πε0 2p cos थीटा अपान r क्यूब 1/4πε0 2p cos थीटा अपान r क्यूब का बेटा देखो स्क्वायर है ना, प्लस E2 क्या है बेटा समीकरण 2 में देखो 1/4πε0 2p p sin थीटा अपान r क्यूब। ये समीकरण 1 और 2 से हमने क्या कर लिया, मान रख दिया। अब देखिए यहाँ पर 1/4πε0 1/4πε0 दोनों पदों में क्या है बेटा, कॉमन है और इस वर्ग है तो वर्गमूल इसका ले लेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। यानी कह सकते हैं E बराबर 1/4πε0, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, क्या बचेगा बेटा 2 का स्क्वायर यानी 4 p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक बेटा, अपान r क्यूब का स्क्वायर, ठीक बेटा, प्लस यहां देखिए p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान r क्यूब का स्क्वायर। अब यहां पर एक चीज देखिए बेटा E बराबर 1/4πε0, ऊपर देखिए p स्क्वायर दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं तो यानी p स्क्वायर कॉमन लेंगे तो p स्क्वायर को रूट से निकालेंगे तो क्या बचेगा p बचेगा, यानी p बचा p अपान, ठीक है, नीचे क्या लेंगे r क्यूब का स्क्वायर है दोनों पक्षों में तो r क्यूब कॉमन ले लिए। तो ब्रैकेट रूट में क्या बचा हमारा बेटा, रूट में बचा क्या बचा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान में कुछ बचा ही नहीं तो अपान में कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखिए E बराबर 1/4πε0 p अपान r क्यूब, यहां पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, 4 cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बेटा। अब यहां पर देखिए E बराबर क्या हो जाएगा 1 इधर ऊपर लिखते हैं बेटा, पर्याप्त जगह है अपने पास बोर्ड पर, तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 p अपान r क्यूब, ब्रैकेट में क्या बचेगा देखिए 3 cos स्क्वायर थीटा, कितना बचा बेटा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है सरसमीका होती है, यानी इसका मान 1 क्या है 1, यानी जो हमारा व्यंजक निकल के आया वो क्या आया E बराबर, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/4πε0 p अपान r क्यूब, या फिर हम इसको अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हमारा क्या निकल के आया बेटा, विद्युत द्विध्रुव कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके लिए शर्तें हैं बेटा, क्या शर्तें हैं, अगर थीटा का मान, शर्त यह है कि यदि क्या है थीटा = 0 डिग्री, कितना बेटा थीटा का मान हम क्या रख दें 0 डिग्री, ये जो थीटा है इसका मान क्या रख दें 0 डिग्री। तो आप सभी समझते हैं कि क्या है cos 0 का मान कितना होता है 1, cos 0 का मान कितना होता है 1, तो आप हल कर लीजिए। तो E बराबर हमारा निकल के आएगा 1/4πε0 p अपान r क्यूब इंटू 1 + 3 cos स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर क्या हो जाए 1 ही रहेगा इंटू 1, है ना। तो ये कहने का मतलब निकल के आएगा E बराबर 1/4πε0 p अपान r क्यूब, 3 × 3 3 × 4 यानी अंडर रूट 4 को वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 2, कितना आएगा बेटा 2, तो इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 2p अपान r क्यूब निकल के आएगा, ठीक। ये शर्त हमारी निकल के आएगी। लेकिन थीटा का मान
अगर 90 डिग्री लेते हैं, कितना लेते हैं, थीटा का मान हम क्या लेते हैं, 90 डिग्री, ठीक है, किसका मान, थीटा का मान हम क्या लेते हैं, 90 डिग्री। तो हम ये जानते हैं कि cos 90 कितना आएगा बेटा, cos 90, थीटा बराबर अगर आदि हम क्या लेते हैं 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, हाँ वेरी गुड, बहुत सही, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम रखेंगे 0, तो यहां पर ये आएगा 0 हो जाएगा, तो ये गुणे में 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 1। देखिए cos 90 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब अंडर रूट 1 + 3, यानी कि 90 गुणे 0, 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं, तो E बराबर हमारा क्या निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब। देखिए 3 से 0 का तो गुणा होगा 0 हो जाएगा, और 1 को वर्गमूल से निकालोगे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यानी कि क्या आएगी वैल्यू हमारी निकल के, ये आएगी, ठीक है। इस स्थिति में क्या आएगी, इधर आएगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस तरह जब हम मान निकाल सकते हैं तो कोई हमें दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। फिर से एक बार हम बात बताते हैं कि हम क्या करेंगे, एक मान लेंगे, माना एक ए बी वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, एक दूसरे से 2l दूरी पर है, इनका मध्य बिंदु क्या है बेटा, O है, ठीक है। तो हम बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब चूंकि यहां पर देखिए क्या बेटा होता है, P बिंदु को हम दो घटकों में वियोजित करेंगे, एक अक्ष के अनुदिश यानी OP के अनुदिश, और दूसरा यानी OP के अनुदिश और दूसरा OP के लंबवत, ठीक है। तो P को हम दो अक्षों में डिवाइड किए, दो घटकों में डिवाइड किए, OP के अनुदिश और OP के लंबवत। जो OP के अनुदिश होगा वो cos थीटा के साथ, और जो OP के लंबवत होगा उसको sin थीटा, ठीक है। तो OP के अनुदिश है यानी कि वो अच्छी स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए अच्छी स्थिति का सूत्र लगाया, और जो लंबवत है वो निरक्षीय स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। समीकरण 1 बनाया, फिर कुल तीव्रता के लिए समांतर चतुर्भुज का नियम बनाया। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो एक तीव्रता है और दूसरी इस पर लंबवत है तो इसकी परिणामी तीव्रता क्या निकलेगी, इसकी मध्य बिंदु से होकर जाएगी, जो इसकी परिणामी होगी। तो हमने फार्मूला लगाया, देखिए यहाँ का दोनों बीच E1 और E2 के बीच 90 डिग्री का कोण है बेटा, कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो हमने थीटा का मान क्या लिया 90, और cos 90 का मान क्या होता है 0, इसलिए 0 हो गया। बाकी फार्मूले में वैल्यू रखी गई है और कैलकुलेशन कर लिया गया है। ओके।